सरकार ने बनाई, कोई पॉलिसी सरकार ने बनाई, सरकार सपोज आजकल एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है सरकार की जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। केंद्र सरकार ने नेहरू की पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में लाया, हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ यहीं पे कर देते हैं आपको। जम्मू एंड कश्मीर सन 1947 में जब हमको आज़ादी मिली तो एक आज़ादी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत एक राइट हमको मिला था कि दो डोमिनियन के नाम से दो डोमिनियन सरकार ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। उसके अलावा जितने स्टेट थे, उसके अलावा जो स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए गए थे या जो जिनमें रियासतें थी, उसमें उन्होंने छोड़ दिया था और बोला था कि भाई ये लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहें पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, भारत के साथ जाना चाहें भारत के साथ जा सकते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहें तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को कितने टुकड़ों में छोड़ा था उस समय। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लगभग 560 हिस्सों में छोड़ा था, 560 टुकड़े भारत के छोड़ गए थे वो, और 560 टुकड़ों में डिस्क्रिप्शन दे गए थे। सोचने की बात है, जो इंडिपेंडेंट है, चाहे छोटी सी रियासत हो, जैसे कानपुर की रियासत है, अवध की रियासत है, झांसी की रियासत है, ये छोटी छोटी रियासतें हैं, ये तो अपने आप को इंडिपेंडेंट ही घोषित करेंगे। क्यों किसी सरकार के तहत मिनिस्ट्री पाएंगे? क्यों कोई कंट्रोलर अपने ऊपर बैठाएंगे? ये तो राजा हो जाएंगे वहाँ के। तो इन राज्यों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ये उनकी चाल भी थी, उनकी बहुत बड़ी पॉलिसी थी कि हमको भारत इस प्रकार छोड़ना है कि भारत कभी यूनाइट ना होने पावे, क्योंकि भारत की जो सामरिक स्थिति है वो इस प्रकार की है कि पूरे संसार पर प्रिवेल कर सकता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, यहाँ जीवनदायिनी नदियों की व्यवस्था है, यहाँ प्रहरी हिमालय है, यहाँ पर 3 हिस्सों में समुद्र है। तो चारों तरफ से हमारे पास भारत एक ऐसा देश है संसार का जिसमें सब कुछ है, और वो भी सब बॉर्डर्स पे। मतलब 3 तरफ से समुद्र हमारे बॉर्डर पर है, एक तरफ से हिमालय हमारे बॉर्डर पर है, और इनके बाद कुछ दर्रे हैं जो इधर उधर जाने के रास्ते बनाते हैं, और कोई रास्ता भारत पर नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में फौजें लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन और ये भारत का मतलब बृहत्तर भारत, जो भारत अंग्रेज के कब्जे में था उस भारत की बात कर रहे हैं। भारत में फौजें लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर फौजों का और डिफेंस का खर्चा बच जाए तो कोई भी देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा, और यही कारण था कि भारत समृद्ध था। अपने समय पर भारत समृद्ध था। भारत की समृद्धता की जो चर्चे हैं वो पूरे संसार में थे। अभी हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री में देखते हैं कि 18वीं सदी में या 17वीं सदी में जो भारत में आए, उन्होंने कहा कि साहब भारत के सूरत जैसे छोटे छोटे शहर लंदन से बहुत अच्छे हैं, और आगरे की तो तारीफ मार मार के पूरे संसार में आगरा सबसे सुंदर शहर माना जाता था। तो अंग्रेज के आने से पहले भारतवर्ष की जो जीडीपी थी वो 24% ऑफ होल वर्ल्ड, पूरे संसार की 24%, यानी कि 76% में पूरा विश्व और 24% में अकेला भारत। और भारत की करेंसी क्या थी? सोना और चांदी। तो भारत के किसी घर में ऐसा नहीं था जिसके पास 100, 200, 500 रुपए ना हो, और 100, 200, 500 रुपए होने का मतलब हो गया कि 5 किलो सोना या 10 किलो चांदी। तो 5-10 किलो चांदी तो घरों घरों में भरी थी। गरीब आदमी के घर में 1-2 किलो चांदी और सोना था, जिसके पास खाने को नहीं होगा उसके पास, क्योंकि 10, 20, 50 रुपए उसके पास भी होंगे, और 50 रुपए 100 रुपए अगर उसके पास बचा के कहीं रखे होंगे, इसका मतलब सोना और चांदी उसने रखा। तो भारत की जो स्थिति थी वो ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। तो जो यात्री भारत में आए उन्होंने देखा कि भाई भारत की सिचुएशन तो बड़ी गजब की है, इस पर तो नजर होनी चाहिए। वो बुद्धिजीवी वर्ग तो नहीं था, लेकिन लुटेरा वर्ग था। वो धीरे धीरे आकर व्यापार के नाम से भारत में घुसने लगे, और उन्होंने कहा कि साहब हमें तो मार्केट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसे करके उन्होंने भारत पर धीरे धीरे भारत की आंतरिक राजनीति का लाभ उठाते हुए कब्जा कर लिया। अभी जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा हरि सिंह वहाँ के शासक हुआ करते थे, और महाराजा हरि सिंह का शासन था। गिलगिट एक क्षेत्र पड़ता है जिस पर चीन और पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा, आजकल उसमें चीन है। गिलगिट क्षेत्र भारत में कुछ इस सिचुएशन पे था और आज भी है कि वो पूरे संसार को कवर कर सकता है, और ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर गिलगिट महाराजा हरि सिंह के पास है,
गिलगिट अगर हमको मिल जाए तो हम रशा की जो शक्तियां हमारी तरफ देख रही हैं, चीन की जो शक्तियां देख रही हैं, उनसे हम निजात पा सकते हैं। तो गिलगिट क्षेत्र जो लद्दाख में पड़ता है, गिलगिट क्षेत्र को इन्होंने लीज पर ले लिया महाराजा हरि सिंह से। और उस समय ब्रिटिश इंडिया में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय ब्रिटिश इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। ब्रिटिश इंडिया में सबसे बड़ा राज्य जम्मू एंड कश्मीर होता था और वहां पर महाराजा हरि सिंह बैठे थे। क्योंकि छोटी छोटी रियासतें इंडिपेंडेंट काम कर रही थी, इसलिए इन्होंने उनसे वो जो गिलगिट वाला एरिया है वो ले लिया लीज पर। उसकी सामरिक दृष्टि से दिमाग में रखते हुए अब अंग्रेज की समझ में आया कि अगर भारत इंडिपेंडेंट हो रहा है, और हो तो रहा है, उसका कारण वर्ल्ड वार भी था कि वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था, भारत आजाद हो रहा है, और आजाद भारत अगर हो गया, इसकी स्थिति ऐसी है कि ये 50 वर्ष में फिर पुनः वहीं पहुंच जाएगा जहां से हमने लिया था, और हम तो अभी तक लूटते आए हैं यहां, और ये इनके हाथ में पहुंच गया तो हमसे ये टक्कर लेगा और पूरे वर्ल्ड से टक्कर लेगा। तो उनको छोड़ना था भारत टुकड़ों में। उन्होंने उसकी पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 के तहत छोटी छोटी रियासतें इंडिपेंडेंट घोषित कर दी। भला हो भारत के कुछ मंत्रियों का, जैसे गृह मंत्री ने आह्वान कर दिया। गृह मंत्री से मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आह्वान कर दिया कि जो रियासतें भारत में विलय हो जाएंगी, उन रियासतों के राष्ट्र प्रमुखों को, राज्य प्रमुखों को प्रमुख की उपाधि दी जाएगी और उनका स्टेटस वैसे बरकरार रखा जाएगा और उनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी अब हमारी है। तो राज्यों को लगा कि अंग्रेज ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में था, तभी तो अंग्रेज हमको लूट ले गया, और हमारा स्टेटस को मेंटेन्ड है, हमारा स्टेटस मेंटेन है, क्यों ना भारत में विलय हो लिया जाए। तो उन रियासतों ने, लगभग 559 रियासतों ने एक दिन में भारत में विलय कर दिया। अब भारत में बचने वाली 2-3 रियासतें जिन्होंने अपने आप को विलय नहीं घोषित किया, उसमें सबसे बड़े राज्य के रूप में जम्मू एंड कश्मीर था, और जम्मू एंड कश्मीर लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख किलोमीटर का था। तो वो इतनी जल्दी विलय कैसे कर जाए, क्योंकि वो तो एक राष्ट्र की तरह डेवलप हो सकता था। तो महाराजा हरि सिंह डिसीजन नहीं ले पाए। पाकिस्तान ने उसका लाभ उठाते हुए उधर से कबायली भेज दिए कि इस पर हम कब्जा कर लेंगे, ये विलय नहीं हो रहा तो हम कब्जा करेंगे। उनके कबायली जब उसमें घुस गए तो महाराजा हरि सिंह भागते भागते भारत के पास आए, हमको बचाओ। तो भारत सरकार ने कहा भाई हम क्यों बचाएं, हम तो अपना संगठन कर रहे हैं, हम तो खुद ही गठित हो रहे हैं, हम तो अभी खुद ही आंतरिक कलह, आंतरिक राजनीति से फंसे हुए हैं, हम भाई तुम्हें कैसे बचा लें। अगर तुम हमारे हिस्से होते तो हम शायद बचा लेते, और अगर हम आज तुम्हें बचा भी लेंगे तो पाकिस्तान से तुम्हें कौन बचाएगा, कल फिर वही होगा। तो महाराजा हरि सिंह के सामने प्रस्ताव रखा गया। उसमें 2 बड़ी शख्सियतों ने बड़ा योगदान किया। एक कानपुर के नरेंद्रजीत सिंह बैरिस्टर साहब, कानपुर एसडी कॉलेज वगैरह उनके कॉलेजेस हैं, तो बैरिस्टर साहब उनके रिश्तेदार थे हरि सिंह के, और उस समय आरएसएस के सरसंघ चालक जी, मन्नी पूजनी गुरु जी, और गुरु जी इनके साथ मिलकर महाराजा हरि सिंह से मिले और उनसे कहा, उनको समझाने, कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई भारत में विलय कर लो तो तुम्हारा लाभ है, और नहीं तो ये राज्य चला जाएगा हमारे हाथ से, और कल पाकिस्तान जैसी दुष्कृत शक्तियां और एक तरफ चीन बैठा है, आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा समझाने पर वो राजी भी हो गए, और 26 अक्टूबर सन 1948, 26 अक्टूबर को भारत में विलय पत्र उन्होंने लिख दिया। उसी विलय पत्र पर दस्तखत हुए जो बाकी राज्यों के, बाकी 559 राज्य जिन कंडीशंस पर भारत में विलय हुए थे, उन्हीं कंडीशंस पर जम्मू एंड कश्मीर भी भारत में विलय हुआ। लेकिन ये अंग्रेजों को कहां बर्दाश्त होने वाला था कि भारत यूनाइट होकर एक हो जाए और पाकिस्तान 2 ही राज्य बने। हम तो 600 राज्य छोड़ रहे थे और ये 2 राज्य बने, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इनको तोड़ा जाए। तो माउंटबेटन उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था और संविधान हमारा लागू नहीं हुआ, तब तक भारत में गवर्नर जनरल बैठा था, भारत में गवर्नर जनरल बैठा था। हालांकि कुछ समय के लिए हमारे राजगोपालचारी भी गवर्नर जनरल बने, लेकिन माउंटबेटन बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री घोषित कर दिए गए थे नेहरू को। तो गवर्नर जनरल के पास जब ये ऑफर आया तो गवर्नर जनरल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। 26 अक्टूबर को उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और भारत का हिस्सा बना लिया। और उन्होंने जो हिस्से की कंडीशंस लिखी, उन कंडीशंस में लिखा कि हमको भारत की अक्षुण्णता पसंद है, भारत को किसी भी तरह से मैं टूटते हुए नहीं देखना चाहता, भारत का जम्मू एंड कश्मीर पर पूर्ण रूप से अधिकार होगा, भारत जम्मू एंड कश्मीर के सभी मामलों पर
अपना अधिकार रखेगा, ये कह के उन्होंने विलय कर दिया। और इस पर रिप्लाई भी माउंटबेटन ने दे दिया, और माउंटबेटन ने जो रिप्लाई दिया उसमें भी कहा कि अब भारत का हिस्सा हो गया है वो। लेकिन कुछ समय बाद जब ऊपर इंग्लैंड से दूसरे कहानियां आई होंगी कि ये क्या किया तुमने, देश को तोड़ना है अपने को, और जम्मू एंड कश्मीर खास तौर से, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर सामरिक दृष्टि से भारत के पास रहेगा तो उसका मतलब होता है कि पूरे एशिया पर उसका कब्जा हो जाना है। और उसकी क्लाइमेट ऐसा है कि वहां तो मरने के बाद कई बार भारत लूटा गया, और लूटने के बाद ये फिर से जीवंत हो जाते हैं, क्योंकि ये इनकी मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत अच्छे हैं, तो इनको तो तोड़ना है और ऊपर का हिस्सा किसी न किसी तरह से अलग करना है। अगर अलग ना किया गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माउंटबेटन ने कुछ समय बाद, जबकि भारत में विलय होने के बाद माउंटबेटन को कोई अधिकार नहीं था, अधिकार अगर किसी को था तो वो संविधान सभा को था, क्योंकि संविधान सभा बैठी हुई थी, तो माउंटबेटन को तो केवल विलय पत्र लेने के राइट थे, जो विलय पत्र हुआ, और वो भी गृह मंत्री करवा रहे थे, तो वो विलय पत्र आने के उनके राइट थे, वो विलय पत्र उनको आने थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लेना था। तो महाराजा हरि सिंह ने भी जम्मू एंड कश्मीर को विलय करवा दिया। अभी गिलगिट का जो क्षेत्र था, जो अंग्रेज के हाथ में था, उन्होंने 1947 में उसको छोड़ दिया, क्योंकि उनको तो जाना ही था, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो भारत के पास आ गया। भारत के पास वो हिस्सा आने के बाद, और माउंटबेटन, उसके बाद नेहरू और माउंटबेटन ने लेटर लिखा और बोले कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, जबकि वो अधिकार केवल और केवल संविधान सभा का था, क्योंकि नेहरू के पास भी राइट नहीं था और ना ही माउंटबेटन के पास राइट था। थे कौन ये? प्रधानमंत्री तो कार्यकारिणी बैठा था, कार्यकारी प्रधानमंत्री बैठा था, और जो गवर्नर जनरल था वो भी कार्यकारी बैठा था। ये हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत तब तक शासन चलेगा जब तक भारत का नया संविधान लागू नहीं हो जाता, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 के तहत विलय हो चुका था। और विलय होने का मतलब अक्षुण्ण भारत। अक्षुण्ण भारत में प्रधानमंत्री को अकेले राइट नहीं होता कि वो कुछ कर सके, और ना ही गवर्नर जनरल को कोई राइट था कि वो कुछ कर सके, लेकिन फिर भी इन्होंने उल्टा आश्वासन दिया कश्मीर को। शेख अब्दुल्ला साहब वहां के हुआ करते थे। शेख अब्दुल्ला, राजा तो हरि सिंह थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला अपनी लगाए हुए थे, वो वहां के वजीर आलम थे। शेख अब्दुल्ला के कहने पर या बहकावे में, जो भी उस समय की परिस्थिति रही हो, इन्होंने इस प्रकार का आश्वासन दे दिया। वो एक आश्वासन मात्र था, नथिंग एल्स। और उसके बाद संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी तो आर्टिकल 370 पर किसी की चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन चूंकि कश्मीर विलय हो चुका था, नेहरू और माउंटबेटन प्रॉमिस कर चुके थे अपने पास से, ना कि संविधान सभा की तरफ से, और उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर हुआ करते थे, तो शेख अब्दुल्ला अंबेडकर से मिले। अंबेडकर से कहा कि साहब ये ऐसा करना है कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग स्टेटस देना है। तो अंबेडकर ने साफ साफ जवाब दिया कि भाई हमारे, ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि कश्मीरी भारत में आ सकते हैं लेकिन भारत वाले कश्मीर में नहीं जा सकते। कौन सा स्टेटस, कैसा स्टेटस? मैं अपने देश के साथ इतना बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता, ये अंबेडकर ने कहा। और साक्षात उसका प्रमाण है अंबेडकर के अपने जो वक्तव्य हैं या अंबेडकर की राइटिंग्स है, उसमें अंबेडकर ने कहा कि शेख अब्दुल्ला मुझसे मिले थे नेहरू के कहने पर, और मैंने ऐसा ऐसा कह दिया उनसे। एक और सदस्य हुआ करते थे अयंगर, उन्होंने चर्चा शुरू की पार्लियामेंट में, तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, वो अकेले खड़े थे, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। और पूरा का पूरा देश एकजुट में, जब सारे, अगर कश्मीर को अलग स्टेटस दे दोगे तो भारत में 559 रियासतें मिली हुई, सबको अलग स्टेटस देना पड़ेगा। तो माउंटबेटन ने अंग्रेज की जो पॉलिसी थी वो तो फलीभूत हो जाएगी। वो तो 600 भारत छोड़ के जाना चाहता था, वो तो 600 भारत छोड़ के जाना चाहता था, उसका तो काम हो गया। इस बात को लेकर संविधान सभा में जब बहुत चर्चा हो गई, और नेहरू उस समय जब ये एक बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक, उस बैठक में इस बात की चर्चा हुई, तो नेहरू साहब चले गए विदेश। उनको मालूम था कि इसमें पूरे देश का इसमें दबाव बनना है और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति, जब पूरा कश्मीर हमारे साथ है और कश्मीर की जनता हमारे साथ थी, वहाँ का राजा हमारे साथ है, वो सब कुछ हमारे साथ हैं, और विलय पत्र बिल्कुल बाकायदा साइन किया गया, जो सभी विलय जिस तरह से साइन हुआ उस तरह से विलय साइन हुआ, तो फिर ये चक्कर क्या है? क्यों भाई शेख अब्दुल्ला को मान्यता दी जा रही? क्यों शेख अब्दुल्ला को कोई अलग से किसी भी प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है? नेहरू ने आश्वासन दिया, माउंटबेटन ने आश्वासन दिया। माउंटबेटन की जीवनी सब जानते हैं कि लेडी माउंटबेटन से उनका बहुत पुराना चक्कर था, और लेडी माउंटबेटन को भारत पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन बनाने के लिए भारत भेजा गया था।
माउंटबेटन ने अपनी डायरी में लिखा कि मेरी लुइस या जो लेडी माउंटबेटन थी उसके साथ कभी भी मैंने एक भी रात नहीं बिताई, मेरी शादी जो है वो देश हित में की गई थी। देश हित में मतलब बेन ने भेजा था उसको, क्योंकि वो नेहरू की मित्र थी, उसको भेजा था स्पेशली कि तुम जाओ और ऐसी तैसी करके आओ। तो वो सिर्फ वो जिन्ना की भी मित्र थी और इनकी भी थी, उन्होंने 2 डोमिनियन बना दिए। तो अभी लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था, माउंटबेटन बैठा हुआ था और लेडी माउंटबेटन साथ में थी, यानी कि नेहरू को तो माउंटबेटन की बात माननी थी। तो माउंटबेटन ने प्रॉमिस किया का मतलब है कि नेहरू ने भी प्रॉमिस कर दिया, जबकि विलय पत्र तो कुछ और ही बोलता है। हरि सिंह ने तो आधी बात नहीं कही, हरि सिंह ने तो 100% विलय कर दिया। फिर बाद में क्या बचता है? बहुत चर्चा होने के बाद नेहरू के दबाव में किसी तरह से 370 बनाया गया, आर्टिकल 370 बनाया गया। और आर्टिकल 370 में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई। आर्टिकल 370 में सिर्फ एक बात कही गई है कि भारत सरकार कोई कानून बनाएगी तो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्ट्रक्चर होने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर की पार्लियामेंट में एक बार उस बात को रखा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की पार्लियामेंट में एक बार उस बात को रखा जाएगा और उसके संशोधन या समाधान होने के बाद ही वहां पर इंप्लीमेंटेशन में लाया जाएगा। इतनी सी बात वहां पर है। बाकी आप जानते ही हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्टें हैं। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। तो कंकरेंट लिस्ट में केंद्र और राज्य दोनों को लॉ बनाने का राइट होता है, यूनियन लिस्ट में केंद्र को लॉ बनाने का राइट होता है और स्टेट लिस्ट में स्टेट को लॉ बनाने का राइट होता है। तो हमारे यहाँ जो स्टेट लिस्ट है उसमें सभी राज्यों को राइट है। हमारे यहाँ जो समवर्ती सूची यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें भी सभी राज्यों को लॉ बनाने का राइट है। अब लॉ बनाने का राइट है कहां? नहीं, यूनियन लिस्ट में जो मैटर, यूनियन लिस्ट के लिए धारा 370 बना दी गई, अनुच्छेद 370 बना दिया गया और 370 में यह प्रावधान रखे गए कि भाई उनकी असेंबली में भी, चूंकि वो पहाड़ी राज्य है इसलिए उनकी असेंबली में एक बार प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, उसके बाद ही वहां पर संशोधन, जो भी वो संशोधन करना चाहें अपने स्टेट के अनुसार, संशोधन करने के बाद वो इंप्लीमेंटेशन में आना चाहिए। इतनी सी बात आर्टिकल 370 में प्रावधान के रूप में रखी गई और वो आर्टिकल 370 एक अस्थायी आर्टिकल था। इस तरह से आर्टिकल 370 ही नहीं, भारत में कई राज्यों में इस तरह के आर्टिकल हैं। आर्टिकल 371 इसी प्रकार से रखा गया है, 371A, 371B, 371C, ऐसे कई एक आर्टिकल रखे गए हैं जिसमें रियासतें विलय हुई हैं भारत में और उनको तत्काल अस्थायी रूप से कुछ स्पेशल पावर दी गई है कि भारत के कानून उस पर लागू होने के लिए कुछ समय उसको दे दिया जाए ताकि वो राज्य अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सके या उस राज्य में भारत की बात समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा या केंद्रीय बात समझाने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उनको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो 370, 371 और 371 के कई एक पार्ट वो भारत में कई राज्यों पर लागू, कोई स्पेशल बात 370 में नहीं थी अभी। लेकिन ये जो 370 दे दिया गया, 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट ने एक नया सगुबा छेड़ दिया। उन्होंने कहा हम तो अपना संविधान अलग बनाएंगे, 370 में हमको राइट है और हम संविधान अलग बनाएंगे। केंद्र सरकार कुछ इस प्रकार की बैठी हुई थी, उसने कुछ कहा नहीं, उन्होंने एक संविधान अलग बना लिया, एक सिस्टम अलग बना लिया, बोले हम तो साहब ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे। इन्होंने चूंकि एग्जीक्यूटिव पावर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और एग्जीक्यूटिव पावर शांत बैठी रही तो वो अपना बनाते चले गए और वो बना रहे थे, बनाने दो। चूंकि भारत अपने आप को रिस्ट्रक्चराइज करने में लगा हुआ था, इसलिए बाकी लोगों ने उस विषय पर ध्यान भी नहीं दिया कि कौन राज्य क्या कर रहा है। करते करते सन 1954 में एक अधिकार पत्र दिया गया और वो अधिकार पत्र जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी और आप अपने संविधान की जो बैरक्ट है उसको खोलकर देख लीजिए। आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35 स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी तो दिए हैं रेमेडीज में, फंडामेंटल राइट्स की रेमेडीज में। आर्टिकल 35 स्मॉल ए, आर्टिकल 35 स्मॉल बी, आर्टिकल 35 स्मॉल सी, जिसमें कहता था कि ये प्रावधान जो फंडामेंटल राइट्स के प्रावधान हैं वो एयरफोर्स, नेवी या आर्मी पर लागू नहीं होते। अभी आर्टिकल 35 कैपिटल ए, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के 95% लोगों को यह मालूम है कि आर्टिकल 35 कैपिटल ए भी कोई चीज है। भारत सरकार की देखिए या देश की बाकी हिस्सों के देखिए, 35A किसी बैरक्ट में किसी किताब में लिखा ही नहीं जाता। और आपको यह बात तो मालूम है
कि कोई भी कानून अगर बनता है तो वो या तो पार्लियामेंट से पास हो सकता है, और अदरवाइज अगर एग्जीक्यूटिव ने बनाया है तो एग्जीक्यूटिव उसको सिर्फ तब तक वो ऑर्डिनेंस लागू रहता है जब तक कि पार्लियामेंट की सीटिंग ना आ जाए। आर्टिकल 35A का जो संशोधन किया गया वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से था, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से था, यानी कि वो एक ऑर्डिनेंस था, अध्यादेश जारी कर दिया गया था, और वो अध्यादेश कभी पार्लियामेंट में रखा ही नहीं गया आज तक, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर की पार्लियामेंट स्पेशल स्टेटस लिए हुए है। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास करके नेहरू ने जबरदस्ती दबाव बनाकर बाबू राजेंद्र प्रसाद से साइन करवाया था, क्योंकि प्रेसिडेंट बाध्य होता है, एक बार से ज्यादा लौटा नहीं सकता, उस समय 2 बार का हुआ करता था, तो प्रेसिडेंट बाध्य होता है, तो प्रेसिडेंट को तो साइन करने अगर कोई ऑर्डिनेंस आया है। अच्छा, उस समय तक ये भी नहीं था कि साहब ऑर्डिनेंस का मतलब ये होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसेंट हो। वो तो इंदिरा गांधी का जब केस आया, इंदिरा नेहरू गांधी का, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि ऑर्डिनेंस का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज ए होल सबकी उस पर कंसेंट होनी चाहिए, तभी ऑर्डिनेंस पास हो सकता है। अगर केवल प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है तो वो पास नहीं हो सकता। लेकिन उस समय नेहरू का जमाना था, नेहरू अकेले के लेटर पर अकेले उस पर ऑर्डिनेंस पास कर दिया और बाबू राजेंद्र प्रसाद को साइन करना पड़ा। बाबू राजेंद्र प्रसाद ने हालांकि नेहरू को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन किसकी समझ में आने वाला, वो तो माउंटबेटन के अंडर में काम कर रहे थे, लेडी माउंटबेटन उनको दिखाई पड़ रही थी, उनको क्या दिखाई देने वाला। तो उन्होंने उस पर साइन करके जम्मू एंड कश्मीर राज्य को अलग संविधान, अलग स्टेटस, अलग स्ट्रक्चर बनाने के राइट दे दिए, जो सर्वदा असंवैधानिक है। आज की पोजीशन यह है कि भारत, रिमेनिंग भारत का कोई भी हिस्सा, कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में जमीन नहीं ले सकता, स्थायी निवास नहीं कर सकता, वहां जाकर एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं ले सकता। और केवल ये रिमेनिंग भारत नहीं, आप सोच के देखो कि जब पाकिस्तान से हिंदू माइग्रेट होकर भारत आया, जो पाकिस्तान से हिंदू माइग्रेट होकर भारत आया वो कश्मीर में भी आया था। तो कश्मीर में जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र थे, उस समय शेख अब्दुल्ला ने उन हिंदुओं को वहां बसा दिया था। पहाड़ी जो दुर्गम क्षेत्र थे वहां उन हिंदुओं को बसा दिया था। आज उनके लगभग 20,000 परिवार हैं, उस समय 20,000 परिवार आए थे, आज उनकी 5 से 7 लाख 8 लाख की आबादी है। उनको वहां बसाया था कि भाई ये भारत है, चूंकि उस समय तो एक सिंगल बात थी कि यूनाइटेड भारत है और पूरा भारत एक है, तो भारत के किसी भी कोने में, और जम्मू कश्मीर में जगह खाली थी और कबायलियों ने हमला कर दिया था, तो वहां जरूरत भी थी कि जो दुर्गम क्षेत्र पड़े हैं वहां कोई ना कोई बसे। तो वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया था, पाक ने ऑक्युपाइड कर लिया था, वहां से माइग्रेट होकर हिंदू भारत आए, तो शेख अब्दुल्ला ने उनको जगह प्रोवाइड करी, यानी कि उस समय के प्रशासन ने उनको जगह प्रोवाइड करी और उनको पहाड़ियां दी और जमीन दी कि यहां पे आप रहिए। उन्होंने उनकी सुरक्षा की। भारत सरकार ने आज तक उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने आज तक उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया एज ए सिटीजन। उन्होंने कहा साहब ये तो भारत के लिए आए थे, हमारे लिए तो आए नहीं थे। कहते हैं ये भारत के लिए आए थे। अब उनसे पूछो भारत कहां है, तो भारत में तो जम्मू एंड कश्मीर भारत में है, तो वो भारत के लिए आए थे या जम्मू एंड कश्मीर के लिए आए थे, क्या फर्क पड़ता है। और फिर आपने जमीन क्यों प्रोवाइड करवाई थी उस समय, अगर ऐसा भारत नहीं था वो, तो जमीन क्यों प्रोवाइड करवाई थी, क्यों उनका रिहेबिलिटेशन किया गया था वहां पर, अपनी आवश्यकता के लिए। फौज आपके पास नहीं थी, आपके पास प्रहरी नहीं थे, इसलिए। तो वो हिंदुओं को आज जो 5, 7 लाख 8 लाख कैटेगरी के हो चुके हैं, उन हिंदुओं को आज तक भारत सरकार, और भारत सरकार कहती है कि साहब अगर हम उनको विस्थापित रिहेबिलिटेशन ग्रांट दे देंगे तो फिर उस कश्मीर पर हमारा दावा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वहां के नागरिक हैं और वहां के नागरिक होने के नाते यहां पर हम उनको अलग से नागरिकता दे नहीं सकते, इसलिए उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने आज तक उनको विदेशी स्टेटस दे रखा है। 60-65 साल होने के बाद विदेशी स्टेटस लिए वो लोग वहां पर जीवंत हैं। और वैली का जो पोर्शन है, वैली का जो पोर्शन है वो बहुत छोटा सा है, और जो भी डिस्प्यूट वगैरह रहा वो वैली में रहा। बाकी जम्मू का क्षेत्र जो है उसमें 80% हिंदू था, उस क्षेत्र में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। तो चूंकि पार्लियामेंट उनकी जो असेंबली बनी वो कश्मीर में बनी, तो जम्मू इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद आप सोच के देखो कि 29 लाख वोटर वैली में है और 30 लाख वोटर जम्मू में है।
29 लाख वोटर वैली में है और 30 लाख वोटर जम्मू में है, और जम्मू से केवल 4 सीटें बनती हैं और बाकी सब वहां से बनती हैं। जम्मू से 4 सीटें और बाकी सब वहां से। इस प्रकार उन्होंने ऐसा कर रखा है कि जम्मू क्षेत्र है उसकी वोटिंग ना हो, राज्य में कभी वो पार्टिसिपेट ना कर पाए। और कुछ आयोगों की रिपोर्टें हैं या कुछ एग्जामिनेशंस हैं, जो JAS का एग्जाम होता है, जम्मू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, JAS के एग्जाम में रिपोर्टें आई हैं कि अगर 40 लोग सेलेक्ट हुए, 3 मुसलमान हैं, 1 क्रिश्चियन है और बाकी 30 लोग हिंदू हैं, तो हिंदू का एक भी सिलेक्शन नहीं होता और बाकी वो सब अधिकारी बन जाते हैं, इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, जबकि वो टॉपर होते हैं। तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन ऐसा करके रखा कि जम्मू एंड कश्मीर की बात का मतलब केवल जम्मू की बात, केवल कश्मीर की बात, जम्मू एंड कश्मीर की बात का मतलब केवल कश्मीर की बात, जम्मू की तो कोई बात ही नहीं है, गिलगिट की कोई बात नहीं है। और गिलगिट क्षेत्र पर सन 1962 में कब्जा कर लिया, जिसका भय था वही हुआ, और जिसके भय की वजह से जो सब कुछ सिचुएशन बन रही थी और अंग्रेज जो बिसात बोके गया था, वो सिचुएशन बन गई वहां गिलगिट क्षेत्र पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी कुछ गिलगिट का क्षेत्र था, उन्होंने वो 5500 किलोमीटर उनको दान में दे दिया। यानी कि आज की तारीख में गिलगिट में जो सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र माना जा सकता है, उसमें चीन बैठा हुआ है और चीन की लाखों कंपनियां काम कर रही हैं, लाखों आदमी वहां काम कर रहे हैं। जो हमारा क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर का है, भारत सरकार ने आज तक नहीं मांगा, कश्मीर को वहां से भी नहीं मांगा। अभी तो आपके सामने एक नई रिपोर्ट आई मुशर्रफ की, मुशर्रफ साहब ने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मनमोहन सिंह से तो हम एक समझौते पर पहुंच गए थे, वो उस समय राष्ट्रपति थे, जनरल कियानी वहाँ के सेना प्रमुख थे, और इधर भारत सरकार से वार्ता चल रही थी। तो इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जो LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको इंटरनेशनल लाइन मान लिया जाए। तो उसको इंटरनेशनल लाइन मानने का और ये सब प्रकरण चल रहा था, और उसको मानते हुए पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना प्रांत घोषित कर दिया, अपना रेगुलर प्रांत घोषित कर दिया। भारत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। भारत सरकार ने कभी मना भी नहीं किया कि भैया तुम क्या कर रहे हो। भारत सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया, इंटरनेशनल मंच पर कभी बात भी नहीं उठाई। अब उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया कि अपने ही कुछ लोगों को उसमें कमीशन अपॉइंट करवा दिया, जैसे आजकल के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद करजई, क्या नाम, हामिद अंसारी, या और 4-5 मिनिस्टरों के नाम हैं जिनसे रिपोर्टें मंगवा ली, क्योंकि उनको मालूम है कि कश्मीर को लेकर अगर कोई बात होती है तो पूरा देश एकजुट खड़ा हो जाएगा। वो अपना सर मानता है और कहता है मेरा सर कलम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ अपने ही कमीशन अपॉइंट कर लिए और उन कमीशनों की रिपोर्टें मंगवा ली। उन कमीशंस ने कहा कि भाई कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनको स्वतंत्र किया जाना चाहिए, क्या बात है। उनको रिहेबिलिटेशन ग्रांट दी जानी चाहिए, क्या बात है, आतंकवादियों को रिहेबिलिटेशन ग्रांट सरकार दिलवा रही है। उन्होंने कहा साहब कश्मीर को स्वायत्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा साहब कश्मीर को अलग किया जा सकता है। इसके बाद उस जो चर्चाएं आई उन पर हमारे मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं, पीछे तमरम साहब का स्टेटमेंट आया था, हमारे मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं कि भाई वहाँ से उनके प्रधानमंत्री ने या उनके राष्ट्रपति ने हमसे चर्चा की और उन्होंने कहा साहब हम कश्मीर मामले को छोड़ने को तैयार हैं, कश्मीर को आज़ाद करने की बात करो, तो अब हम उन पर बात कर रहे हैं। क्या मतलब है, आप उसको भारत का हिस्सा मानने से मना कर रहे हैं, भारत से हटाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो कमीशनबाजी है ना, को हम जो कमीशन चैप्टर पढ़ रहे थे, ये कमीशंस में इस तरह की घपलम घोल सरकार करती रहती है और कमीशन से जैसे चाहती वैसी रिपोर्टें मंगवा लेती है। तो भारत सरकार ने कश्मीर के मुद्दे को अलग करने के लिए, कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए आज की जो कांग्रेस सरकार है उसने सिस्टमैटिक तरीके से एक प्लान बना दिया। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि अमरनाथ का कांड हो गया, अभी अमरनाथ यात्रा में कुछ कांड हो गया। अमरनाथ यात्रा के कांड की वजह से पूरा देश एकजुट खड़ा हो गया और पूरा देश एकजुट खड़ा हो गया तो सरकार को अपना डिसीजन विड्रॉ करना पड़ा। फिलहाल सरकार ने उस पर किसी भी तरह से कोई डिसीजन नहीं लिया और उसके बाद तब तक चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के चक्कर में चुनाव में गड़बड़ ना हो जाए, अभी उस मुद्दे को वहीं पर रोक रखा है। लेकिन उनकी जो कमीशंस ने रिपोर्टें, उनके मंत्रियों के कमीशन बनाए गए, उनकी जो रिपोर्टें आई और उनकी जो वार्ता चल रही है और जो परवेज मुशर्रफ का स्टेटमेंट आया,
उस स्टेटमेंट को लेकर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई सरकार की मंशा ठीक नहीं है और वो कश्मीर को किसी भी तरीके से भारत से अलग करना चाहती। और वो तो कौन करना चाहता था? वो तो अंग्रेज करना चाहता था। तो वो उस समय अंग्रेज का मतलब माउंटबेटन, और माउंटबेटन का मतलब नेहरू, और नेहरू के खानदान जो आज भी चल रहा है, तो वो नेहरू की पॉलिसी चल रही है कि कश्मीर को किसी तरह से अलग राज्य घोषित करना है। और वो चाहते भी हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए, जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए। भारत से जम्मू कश्मीर अलग होने का मतलब है कि उस पूरे के पूरे क्षेत्र में, एशिया के, भारत का दबदबा समाप्त हो जाएगा। भारत के पास हिमालय है तो भारत ऊपर बैठा है, और ऊपर बैठने की वजह से अगल बगल पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव है, ऊपर बैठने की वजह से। तो वो क्षेत्र अगर अलग हो जाएगा तो फिर ऊपर का मामला चला जाएगा, भारत अब नीचे आ गया। तो ऊपर जो बैठेगा, ऊपर कौन बैठेगा? या तो चीन बैठेगा या कश्मीर बैठेगा। ऊपर जो बैठेगा वो नीचे की तरफ डर रहेगा, और नीचे वाला हिस्सा सदैव डर के मारे बैठा रहेगा कि ऐसा ना हो ऊपर से कोई बम डाल दे, ऐसा ना हो ऊपर से मिसाइल लगा दी जाए। ऊपर अगर मिसाइल लगा दें तो भारत के कोना छोड़ दो, भारत के हिंद महासागर के बीच तक जाएगी, क्योंकि आप 8 किलोमीटर ऊपर, 8 किलोमीटर ऊंचाई है हिमालय की, वहां पर अगर मिसाइलें लगाएं तो क्या हाल होगा भारत का? भारत तो समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार महर्षियों ने कहा कि कश्मीर जो है भारत का सिर है, और सिर अलग हो गया तो धड़ अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आज की तारीख में वो पहाड़ और पर्वत जो आप निर्जीव जिनको समझ रहे हैं, और लगता है कि वहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 रुपए पर ईयर पर व्यक्ति के, भारत सरकार खर्च करती है वहां, वो जो आपको लगता है कि वो निर्जीव है और यहां से पैसा जाता है, आप सोच के देखो कि उस एरिया को अगर आप अलग कर दें और वहां से फौजें हमारे ऊपर तैनात हो जाएं तो हमारा क्या होगा? पूरे भारत पर कब्जा, भारत के वही 600 टुकड़े जो वो करना चाहते थे। और इंटरनल राजनीति आप देख ही रहे हैं भारत की, जो भारत को तोड़ने पे लगी हुई है। तो भारत की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि इंटरनल राजनीति अलग काम कर रही है, जातिवाद की राजनीति अलग काम कर रही है, धर्म संप्रदाय की राजनीति अलग काम कर रही है, और ऊपर से दबाव अलग बना रहे हैं। तो ऊपर वो हिस्सा अलग करके दबाव बनाना चाहते हैं ताकि भारत से कश्मीर अलग हो और भारत के टुकड़े हो जाए और भारत अपना अस्तित्व समाप्त कर बैठे। ये उनकी पॉलिसी है। और भारत के अस्तित्व समाप्त होने का मतलब है कि एशिया पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का दबदबा हो जाना, क्योंकि खाड़ी तो पहले ही अमेरिका और यूरोप ने आधा कब्जा करके रखा। अब कुछ बचा कौन? भारत और चीन। और भारत के कश्मीर पर अगर वो दबाव बना पाए तो पाकिस्तान तो उनके पास ऑलरेडी उनके कहने पे चल रहा है। कश्मीर का मतलब, कश्मीर अलग होने का मतलब कश्मीर भी उनके कहने पे चलेगा, और कश्मीर उनके कहने पे चलने का मतलब उन्होंने कहीं उस क्षेत्र में अपने प्लेटफॉर्म वगैरह बना लिए तो भारत तो अपने आप आ गया। और चीन बगल में है, चीन भी आ जाएगा। चीन क्या चक्कर में है कि किसी तरह से इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट बरकरार रहे और हम हिमालय पर अपनी गतिविधि बढ़ाते रहें ताकि हिमालय हमको मिल जाए। तो चीन हिमालय अपने कब्जे में करने को तैयार, और यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि किसी तरह कश्मीर अलग हो जाए तो कश्मीर का हिमालय उनको मिल जाए, और पाकिस्तान चाहता है कश्मीर अलग हो जाए, भाड़ में जाए, अपने से क्या मतलब, क्योंकि अमेरिका चाहता है इसलिए अलग हो जाना चाहिए। हमसे क्या लेना देना? हमारे तो अमेरिका और चीन दोनों दोस्त हैं। उनको नहीं मालूम कि अमेरिका ने जिससे जिससे आज तक दोस्ती करी उसकी ऐसी तैसी करी थी। उनको नहीं मालूम कि चीन ने जिससे जिससे कहा मैं हम तुम भाई भाई, उसकी तो भाई बहन सब एक मिला दिया उन्होंने। उनका भाई बहन का रिश्ता तिब्बत को लेकर हम देख सकते हैं, उनके भाई बहन का रिश्ता हम मंगोलिया को लेकर देख सकते हैं। वो सब उन्होंने जितने भाई बहन बनाए सब उन्होंने कब्जे कर लिए, सबसे बाद में निकाह कर करके अपनी पत्नियां बना लिए, सब भाई बहन खत्म हो गए। तो वो तो किसी के सगे हैं नहीं, लेकिन भाई पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रहा और कश्मीर को भी नहीं समझ में आ रहा। हकीकत यह है कि कश्मीर अगर भारत से आज अलग हो जाए तो कल उस पर कब्जा हो जाएगा, जैसे पहले हुआ। कश्मीर पर कल कब्जा हो जाएगा, और कश्मीर पर कल कब्जा होने का मतलब कि कश्मीर या तो किसी दूसरे के गुलामी झेलेगा, और जो आज स्वायत्तता मिली हुई है जिस तरह से भारत में रह रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएगा। और भारत के कश्मीर को अलग करके या उस पर कुछ विदेशी शक्तियों को एक साथ मिलाकर एक नए तरह का ध्रुवीकरण इस एशिया में हो जाएगा। एशिया की एक नई रणनीति और नई चाल बनेगी। तो कमीशंस का जो खेल है, कमीशंस का जो सिस्टम है, वो आपको बोला सरकारें अपने मन से अपना कमीशन अपॉइंट करवाती हैं और उनको डायरेक्शन देती हैं कमीशन में तुमको ये लिखना है, और उनकी जो रिपोर्टें आ जाती हैं उन रिपोर्टों के आधार पर कहती है कि हमने 5 कमीशन अपॉइंट करे, उन्होंने रिसर्चें की और रिसर्चें करके उन्होंने ये रिपोर्ट दी, इसलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं, मेरी कोई मंशा नहीं है। तो हामिद अंसारी साहब किसके आदमी हैं?
जितने कमीशन उन्होंने जम्मू कश्मीर पर बिठाए वो सब आदमी तो उन्हीं के हैं। क्या उन्होंने कोई ऐसा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते, क्या कोई सर्वदलीय कमेटी बनाई? क्या कोई सर्वदलीय कमीशन बिठाया? ऐसा तो कुछ किया नहीं उन्होंने। फेयर ट्रायल, फेयर चीज करना चाहते थे तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाते और सर्वदलीय एक कमीशन बैठाते, या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को बिठाते। ऐसा आपने कुछ नहीं किया। आपने वो पॉलिटिशियन जो चोर हैं उनको बुलाया और बोले तुम बनाओ और हम बता रहे हैं क्या करना है और उस अनुसार तुम बोल दो। अच्छा, विदेशी प्रभाव में हम काम कर रहे हैं, देश टूटे या रहे उनको मतलब नहीं, उनको माल से मतलब, किसी तरह से हमको माल मिलना चाहिए। आप उस एरिया की महत्ता को इस प्रकार देख सकते हैं कि गिलगिट का क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया ने लीज पर ले लिया था महाराजा हरि सिंह से। उस निर्जीव स्थान जहां कुछ पैदा नहीं होता, क्या मतलब होता लीज पर लेने का? उसकी सामरिक दृष्टि से, उसकी जो डिफेंस की दृष्टि से वो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, इसलिए उन्होंने वो लीज पर ले लिया ताकि हम पूरे वर्ल्ड पर वॉच कर सकें। और आज भारत सरकार उसको चाहती है किसी तरह से अलग हो जाए। ठीक, तो इस पर हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? कमीशन वाला पोर्शन हो गया था।